रतनपुर गांव के केंद्र में बरगद और पीपल के विशाल वृक्षों के साए तले एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी, जिसकी मिट्टी की दीवारों में पिछली 4 पीढ़ियों की हंसी, आंसू और प्रार्थनाएं बसी थी। इस हवेली के वर्तमान मालिक थे हरिदयाल 75 वर्ष और उनकी पत्नी शारदा 70 वर्ष। हरिदयाल जी अपने गांव में सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका जीवन कृषि और सादगी पर आधारित था। शारदा जी ने इस हवेली को अपने हाथों से संवारा था। उनके लिए यह केवल घर नहीं बल्कि उनका मंदिर था। उनका एकमात्र प्रतीक अपनी पत्नी मेघा के साथ बेंगलुरु में रहता था। प्रतीक एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी जीवन शैली गांवों की धीमी गति से बहुत अलग थी। प्रतीक के लिए हवेली एक पुरानी, असुविधाजनक और शहर से दूर की प्रॉपर्टी मात्र थी, जिसका कोई भावनात्मक मूल्य नहीं था। प्रतीक और मेघा को गांव आए हुए 3 साल हो गए थे। इस बार वे गर्मियों की छुट्टियों में अपनी बेटी आराध्या 5 वर्ष के साथ आए थे। आराध्या को हवेली की खुली जगह, दादी के हाथों से बनी मलाईदार रबड़ी और पीपल के पेड़ पर बंधा झूला बहुत पसंद आया। परंतु मेघा को गांव का जीवन बिल्कुल रास नहीं आता था। उसे पुरानी हवेली की टूटी हुई दीवारें, कमरों की सीलन और 24 घंटे बिजली न होना बहुत अखरता था। एक रात भोजन के बाद मेघा ने प्रतीक से कहा, देखो प्रतीक, मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। आराध्या के लिए भी यहाँ की धूल और मच्छर ठीक नहीं। मेरी एक सहेली के पिता रियल एस्टेट डेवलपर हैं। मैंने उनसे बात की थी, अगर हम इस हवेली को बेच दें तो हमें करोड़ों मिल सकते हैं। इस जमीन पर आसानी से एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बन सकता है। प्रतीक ने पहले तो हिचकिचाया, फिर धीमे से बोला, हाँ, यह मैंने भी सोचा है। पिताजी शायद मान जाएं। अगले दिन प्रतीक ने अपने पिता हरिदयाल जी के सामने यह प्रस्ताव रखा। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि इस पुरानी हवेली को बेच दिया जाए। प्रतीक ने शुरुआत की, यह जीर्ण शीर्ण हो गई है और यहाँ कोई नहीं रहता। हम इसे बेचकर बेंगलुरु में एक आलीशान विला ले सकते हैं और फिर आप और माँ आराम से हमारे साथ रह सकते हैं। आप भी शहर की सुविधाएं देखेंगे। हरदयाल जी ने चश्मा उतारा और अपने बेटे को देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस गहरी उदासी थी। यह हवेली बेचना, हरदयाल जी की आवाज़ में दर्द था। बेटा, यह हमारे पूर्वजों की निशानी है। इस घर की मिट्टी में मेरे दादा जी की स्मृतियां हैं। यह सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, यह पीपल की छांव है जिसकी शीतलता ने हमने पूरी जिंदगी बिताई है। लेकिन पिताजी, यह जगह अब कोई काम की नहीं। प्रतीक ने तर्क किया, आप यहाँ अकेले क्यों रहेंगे? और आपको पता है इस जमीन की कीमत क्या है? आप पूरी जिंदगी आराम से। हरदयाल जी ने हाथ उठाया और प्रतीक को रोका। उनकी आवाज़ अब थोड़ी सख्त थी। बस प्रतीक, यह सौदा नहीं हो सकता। तुम्हें धन चाहिए तो मेरे पास खेती की ज़मीन है, उसे बेच लो। तुम्हारे लिए मैं अपनी कमर तोड़कर भी कमा दूंगा, पर इस हवेली की एक ईंट भी नहीं बिकेगी और मैं इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी का सुकून इस पीपल की छांव में है, तुम्हारे कंक्रीट के जंगलों में नहीं। प्रतीक नाराज़ होकर वहाँ से चला गया
उसे अपने पिता की पुरानी सोच पर गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसके पिता उसके भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर ठुकरा रहे हैं। प्रतीक, मेघा और आराध्या वापस बंगलुरु लौट आए। अगले 2 सालों तक उनका अपने माता पिता से संपर्क केवल फोन पर ही रहा। बंगलुरु में प्रतीक ने एक बड़ा कर्ज लेकर एक आलीशान विला खरीदा जो आधुनिक सुविधाओं से लैस था। बाहरी दुनिया से वह बहुत खुश और सफल दिखाई देता था, लेकिन उस विला में कोई रौनक नहीं थी। प्रतीक और मेघा दोनों काम पर जाते और आराध्या को संभालने के लिए एक नैनी आती थी। विला केवल रात को सोने और सुबह जल्दी निकलने के लिए एक जगह बन गया था। एक दिन आराध्या रोते हुए मेघा से बोली, मुझे दादी के घर जाना है, मुझे वह झूला चाहिए। यहाँ सब इतने चुप क्यों हैं माँ, और यहाँ सब मशीनों से क्या होता है? वहाँ तो बाबा ने मुझे अपने हाथों से गुलाब का पौधा लगाना सिखाया था। आराध्या की बातों ने मेघा को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें याद आया कि गांव में शारदा जी कैसे अपनी बहू का काम में हाथ बटाती थी और घर में हमेशा ताजगी और स्नेह का माहौल रहता था। उन्हें लगा कि उन्होंने पैसों के लिए एक घर को त्याग दिया। एक शाम प्रतीक काम से थका हारा विला में आया। बिजली नहीं थी और इन्वर्टर भी खराब था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। ना किसी की आवाज़, ना कोई पुरानी कहानी, ना कोई ममता भरी स्पर्श। उसे अचानक गांव की हवेली याद आई। हरदयाल जी और शारदा जी उस समय पीपल के पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर बैठे होते थे। हाथ में ठंडी लस्सी होती थी और आकाश में अनगिनत तारे दिखते थे। उसने महसूस किया कि वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, पर उसके पास शांति और परिवार की वास्तविक गर्माहट नहीं है। उसके पिता ने जिस पीपल की छांव की बात की थी, वह केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि स्नेह, रिश्ते और अपनों के साथ का सुरक्षित एहसास था। उसके आलीशान विला में सब कुछ था सिवाय पीपल की छांव के। प्रतीक को अपने पिता की समझदारी और अपने लालच पर गहरा पछतावा हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने केवल दौलत को महत्व दिया और उन जड़ों को काटना चाहा जिनसे वह और उसका परिवार पोषित हुआ था। अगले दिन सुबह प्रतीक ने तुरंत गांव की टिकटें बुक की। हवेली पहुंचते ही प्रतीक ने देखा कि उसके पिता पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और शारदा जी तुलसी के पौधे में पानी दे रही हैं। प्रतीक सीधा जाकर अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने लालच में आकर अपनी जड़ों को काटने की कोशिश की। यह आलीशान विला एक कब्रिस्तान जैसा है जहाँ केवल काम और पैसा है। असली घर तो यही है, पीपल की छाँव में। हरदयाल जी ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उठ बेटा, माँ बाप के पास हमेशा अपने बच्चों को माफ़ करने के लिए एक कोना होता है, पर बेटा याद रखना, दौलत से विला खरीदा जा सकता है, पर घर सिर्फ प्यार और त्याग और रिश्तों की नींव पर बनता है। मेघा ने भी शारदा जी के पैर छूकर माफ़ी मांगी। शारदा जी ने उसे कसकर गले लगा लिया। प्रतीक ने निर्णय लिया कि अब वह गांव के विकास के लिए काम करेगा और अपने काम के साथ साथ परिवार को भी समय देगा। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और सुकून कंक्रीट के विला में नहीं, बल्कि अपनों के साथ पीपल की छांव में मिलता है।
प्रतीक के लौटने के बाद हवेली में फिर से खुशियों और चहल पहल का माहौल छा गया। हरदयाल जी और शारदा जी की उदासी दूर हो गई। प्रतीक ने बेंगलुरु की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। मेघा ने भी गांव के पास के ही एक छोटे स्कूल में अंशकालिक पढ़ाना शुरू कर दिया था। प्रतीक अब खाली नहीं बैठना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का उपयोग गांव के लिए करेगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहता हूँ। मैं गांव में ही रहकर काम करूँगा ताकि हमेशा आपके पास रह सकूँ। हरदयाल जी खुश थे पर थोड़ा चिंतित भी थे। तुम्हारा लाखों का पैकेज था बेटा, यहाँ गांव में क्या करोगे? प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा सब कुछ नहीं पिताजी। मैंने देखा कि हमारे गांव के किसान अभी भी पुराने तरीकों से खेती करते हैं। मैं उन्हें आधुनिक खेती के तरीके, ड्रोन टेक्नोलॉजी और सोलर सिंचाई के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ एक एग्री टेक कंसल्टेंसी सेंटर खोलूँगा। प्रतीक ने हवेली के एक पुराने बड़े कमरे को अपना ऑफिस बना लिया और सबसे महत्वपूर्ण गांव के किसानों को जागरूक करने के लिए उसने पीपल के पेड़ की छांव को ही अपनी पहली कार्यशाला का केंद्र बनाया। शुरुआत में किसान प्रतीक की बातों को सुनकर हंसते थे। अरे प्रतीक बाबूजी, हम पीढ़ियों से ऐसी खेती कर रहे हैं, ये ड्रोन हम गरीबों के बस की बात नहीं। प्रतीक हार नहीं माना। उसने अपने पुराने ऑफिस के दोस्तों से कुछ आधुनिक उपकरण मंगवाए और किसानों को व्यवहारिक रूप से दिखाया कि कैसे कम पानी और कम समय में बेहतर पैदावार की जा सकती है। हरदयाल जी अपने बेटे की लगन देखकर गद्द थे। वह भी हर कार्यशाला में प्रतीक निश्चित रूप से गांव में नया सवेरा साथ बैठते और किसानों से कहते, देखो भाई, मेरा बेटा अब केवल इंजीनियर नहीं बल्कि मिट्टी का बेटा बन गया है। इसकी बात सुनो। मेरी हवेली भले पुरानी हो पर इसकी सोच नई है। शारदा जी और मेघा भी किसानों की पत्नियों को इकट्ठा करती और उन्हें बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे मोटे हस्तशिल्प के बारे में सिखाती। पीपल की छांव अब केवल आराम की जगह नहीं बल्कि ज्ञान और उन्नति का केंद्र बन गई थी। मेघा ने धीरे धीरे खुद को ग्रामीण जीवन में ढाल लिया था। अब उसे ना तो पुरानी हवेली की दीवारों से शिकायत थी, ना ही बिजली जाने से। वह सुबह जल्दी उठकर शारदा जी के साथ गौशाला में जाती, तुलसी की पूजा करती और अपने हाथों से आराध्या के लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती। एक दोपहर जब मेघा काम करके लौटी तो उसने देखा कि उसकी सास शारदा जी अपनी कमर पकड़कर धीरे धीरे चल रही हैं। मेघा तुरंत उनके पास गई। माँ, क्या हुआ? आपकी कमर में दर्द है क्या? आप आराम क्यों नहीं करती? अरे नहीं बेटी, शारदा जी ने प्यार से कहा, यह तो बुढ़ापे की निशानी है। थोड़े बर्तन रह गए हैं, वह धो लूँ। मेघा ने तुरंत शारदा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। वह खुद रसोई में गई और सारे बर्तन साफ किए। जब शारदा जी ने यह देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेघा को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, पहले मुझे लगा था कि तुम शहर की चकाचौंध में खो गई हो बेटी, पर अब पता चला तुम मेरी बेटी हो। तुमने इस घर को, इसकी सादगी को स्वीकार कर लिया है। अब मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं कि
मेरे बाद इस हवेली का क्या होगा, क्योंकि इसकी नई नींव अब तुम्हारे हाथों में है। मेघा ने झुककर शारदा जी के पैर छू लिए। उसे लगा कि उसे दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल गई है। उसकी सास का अटूट विश्वास और स्नेह। 3 साल बीत गए। प्रतीक का एग्री टेक सेंटर गांव के कई किसानों की किस्मत बदल चुका था। गांव में अब फसलें 2 गुनी होती थी और किसान उन्हें सीधे शहर की बड़ी मंडियों तक पहुंचाते थे। गांव की उन्नति देखकर हरदयाल जी को अपने बेटे पर गर्व था। एक दिन शाम को पूरा परिवार पीपल की छांव में बैठकर चाय पी रहा था। आराध्या पेड़ पर लगे झूले पर झूल रही थी। तभी गांव का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डीलर वहां आया। हरदयाल जी, प्रतीक जी, डीलर ने उत्साह से कहा, मैंने सुना है कि आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है, आपकी इस ज़मीन की कीमत अब और भी बढ़ गई है। मैं आपको 5 करोड़ देता हूँ, बस एक साइन कीजिए और यह पुरानी हवेली तोड़कर यहाँ अपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स बनने दीजिए। प्रतीक ने डीलर की ओर देखा और फिर अपने पिता की ओर। हरदयाल जी के चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, केवल शांति थी। प्रतीक ने डीलर की तरफ हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कीजिएगा शर्मा जी, यह हवेली अब बिकाऊ नहीं है। डीलर हैरान रह गया। 5 करोड़? क्यों? इतनी दौलत क्यों ठुकरा रहे हैं? प्रतीक ने पीपल के विशाल तने पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। शर्मा जी, जब मैं दिल्ली में था तब इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था, पर मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि जिस जगह पर मेरी बेटी को अपनी जड़ें मिली, जहाँ मेरी पत्नी को परिवार मिला और जहाँ मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिला, उस जगह का मोल 5 करोड़ नहीं बल्कि अनमोल है। अब यह हवेली केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह मेरे गांव का भविष्य है और मेरी असली घर। हरदयाल जी ने गर्व से अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे ने केवल असली घर ही नहीं पहचाना, बल्कि जीवन का असली मूल्य भी पहचान लिया है। परिवार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। पीपल की छांव में रिश्तों की डोर पहले से भी मजबूत हो गई थी। बहुत बढ़िया। पिछली कहानी में प्रतीक ने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और गांव में रहकर ही अपने एग्री टेक सेंटर को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। प्रतीक के मना करने के बाद रियल एस्टेट डीलर तो चला गया, लेकिन यह खबर पूरे रतनपुर गांव में आग की तरह फैल गई। 5 करोड़ रुपए ठुकराना गांव वालों के लिए अकल्पनीय था। इससे प्रतीक और हरदयाल जी का सम्मान गांव में और भी बढ़ गया। प्रतीक ने अपने एग्री टेक सेंटर को हवेली से बाहर निकालकर गांव के सार्वजनिक भवन में स्थानांतरित कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। उसने पास के 2 अन्य गांवों के युवाओं को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। जल्द ही प्रतीक का नाम गांव के एक सफल उद्यमी के रूप में आसपास के जिलों में भी जाना जाने लगा। उसका सेंटर अब एक छोटी सी कंपनी का रूप ले चुका था, जो किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की पूरी तकनीक प्रदान करती थी। इस बीच आराध्या अब 8 साल में गांव के जीवन में पूरी तरह रच बस गई थी। शहर की चकाचौंध से दूर वह अब अपने दादा दादी के साथ समय बिताती थी। एक शाम वह पीपल की छांव में बैठी थी और अपने दादाजी हरदयाल जी से पूछ रही थी, दादाजी, आप कहते हैं कि यह पीपल का पेड़ हमारी जड़ें हैं,
जड़ें क्या होती हैं? हरदयाल जी ने प्यार से उसके बाल सहलाए। जड़ें वह होती हैं बेटी जो पेड़ को मिट्टी से जोड़ कर रखती हैं, भले ही ऊपर हवा चले या तूफान आए। जड़ें मजबूत हों तो पेड़ कभी नहीं गिरता। हमारा घर, हमारे संस्कार, हमारी भाषा और हमारे रिश्ते, ये सब हमारी जड़ें हैं। आराध्या ने पूछा, तो क्या पापा ने जो यह नई टेक्नोलॉजी लाई है वह भी हमारी जड़ें हैं? हरदयाल जी मुस्कुराए। नहीं बेटा, टेक्नोलॉजी फल है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, लेकिन जड़ें तो वही हैं जो हमें विनम्र, मेहनती और एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। देखो, तुम्हारे पापा ने शहर से टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो लाया, पर उसे कहाँ लगाया? इसी गांव की मिट्टी में, तभी तो वह फल दे रही है। आराध्या ने बड़े ध्यान से अपने दादा जी की बात सुनी। उसे गांव की सादगी और ज्ञान में एक अलग ही आकर्षण दिखाई देता था। एक दिन प्रतीक और मेघा ने फैसला किया कि वे हवेली को उसकी मूल सुंदरता को बनाए रखते हुए आधुनिक सुविधाओं के साथ नया रूप देंगे। प्रतीक ने बाहर से किसी ठेकेदार को नहीं बुलाया। उसने गांव के ही कारीगरों और मजदूरों को काम दिया ताकि उनकी भी रोजगार में वृद्धि हो। दीवारों की सीलन हटाई गईं, छतें मजबूत की गईं और मिट्टी के पारंपरिक रंगों से हवेली को रंगा गया। आधुनिक सुविधाओं में केवल सोलर पैनल लगाए गए ताकि बिजली की समस्या खत्म हो जाए और साफ पानी के लिए एक नया फिल्टर प्लांट लगाया गया। पुरानी लकड़ी की नक्काशी को वैसे का वैसा रखा गया और रसोई को भी पुरानी शैली में ही लेकिन ज़्यादा स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया गया था। जब हवेली का जीर्णोद्धार पूरा हुआ तो वह एक भव्य लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध घर बन गई। यह आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत संगम था। हरदयाल जी और शारदा जी को लगा जैसे उनकी जवानी लौट आई है। शारदा जी ने कहा, प्रतीक, तुमने इस हवेली को बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब यह सचमुच में हमारे असली घर जैसी लगती है। एक दिन बेंगलुरु से प्रतीक के पुराने बॉस और कुछ दोस्त उससे मिलने गांव आए। वे प्रतीक के इस शांत और संतुष्ट जीवन को देखकर चकित रह गए। प्रतीक के बॉस ने कहा, प्रतीक, तुम यहाँ कितना शांत और खुश हो। हमें लगा था कि तुम इतने बड़े पैकेज को छोड़कर पछताओगे, पर यह देखकर अच्छा लगा कि तुम अपने ज्ञान का उपयोग अपने समाज के लिए कर रहे हो। यह हवेली और यह पीपल का पेड़ सच में बहुत सुकून देते हैं। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने एक बार पैसों के पीछे भागकर सब कुछ खो दिया था। मेरे पिता ने मुझे समय पर रोक लिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी की असली दौलत यहाँ है, पीपल की छाँव में, परिवार और गांव की सेवा में। आज प्रतीक गांव का हीरो था जो करोड़ों का पैकेज छोड़कर वापस आया और जिसने गांव की किस्मत बदल दी। हरदयाल जी और शारदा जी के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उनकी जड़ें अब मजबूत थी और उनकी पीढ़ी ने उनका हाथ थाम लिया था। वे दोनों अक्सर शाम को पीपल की छांव में बैठकर अपने पोते पोतियों के साथ हंसते बोलते थे। उन्हें अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनका बेटा, उनकी बहू और उनकी पोती सबने मिलकर उस पुराने घर को, उस पीपल की छांव को हमेशा के लिए अपना असली घर बना लिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए
मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।